पता नहीं शादी करने के बाद पक्के तो शायद हो जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी कच्ची हो जाएगी। तो 8-10 पढ़ा नौजवान अगर कोरिया चला जाता है वो कितने एक पैसे छाप लेता है? तो इसको हम वहाँ पे किंग वीज़ा कहा जाता है कि यार ये तो जो भी कमाते हैं अपने जेब में डालते हैं। क्या इस फील्ड में स्कैम होता है आज भी, और अगर लोग कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं? तो वो जो है ना, जैसे ही मेरे हाथ पड़ जब गया, मैं बताऊंगा तुमने बस ले आने। तो बस ने पैसे ले आने और तुम्हारा वीज़ा आ जाना है बस। स्टडी वीज़ा का क्या प्रोसेस है? कि इधर आपने एजेंट को पैसे दिए और उधर आपको उसने डंकी लगवाई। एक मैं टर्म यूज़ करता हूँ, कोरियन एतिकाफ। बकौल नसीबों के नसीब साढ़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल। कोरियन को दम दुरूद कार के ऊपर जो है ना वो रखा तो इस पे नहीं चलते। शादी जो है वो कोरिया जाने से पहले कर लेनी चाहिए या फिर कोरिया से वापस आकर करनी चाहिए? मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो मैं पढ़ाया मैं आज ही याद करवा के इनको घर भेजूँ। कोरिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंसेस देखे हैं आपने? कि जो अपना बिजनेस जो अपना कारोबार कर रहे हैं वो जारी रखें, उसको नहीं छोड़ना। हाँ जी। आपका जब वीज़ा आए तो फिर आप चले जाइए। डॉक्टर साहब, आपने ये कोरियन का सेटअप कब, कहाँ और कैसे स्टार्ट किया, और आपके माइंड में कैसे आया कि ये कोरियन की लैंग्वेज फील्ड में या बिजनेस में जाना चाहिए? बेसिकली ये कोरियन लैंग्वेज का जो मैंने स्टार्ट किया है वो तब उससे पहले जो है ना, वो जब मैंने स्टार्ट किया, उस स्टार्ट करने से पहले कोरिया में जो लोग जा रहे थे वो एजेंटी सिस्टम के तहत जा रहे थे ना। तो पाकिस्तान में जो लोग पाकिस्तान से एक ख़ास जो है ना वो उस वक्त गुजर फैमिली से तल्लुक़ रखते थे और कुछ लोग थे, तो वो पाकिस्तान से जो है ना वो लोग लेके जा रहे थे वहाँ पे जो वर्कर हैं। तो उस वक्त वो बहुत, यानी तब की बात जो है, वो उस वक्त तकरीबन 4-4 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया जो है ना वो कोरिया से लोगों से लिया जाता था। ये उस वक्त की बात है, 2005-6 की बात कर रहा हूँ, 4 की। तो तब वो कोरिया में जो पाकिस्तानी वर्कर की एक तनख्वाह होती है, अगर उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो तकरीबन 40,000 रुपये होती थी। तो तब जो है ये एजेंट जो है ना वो 4-4 लाख रुपया लेते थे। फिर सिस्टम जो है ना वो कोरिया ने चेंज किया, तो उसने मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ MOU साइन किया। तो उसके जो उनकी जो एजेंसीज थी गवर्नमेंट की, जैसे पाकिस्तान में ओवरसीज़ है, तो उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ। तो फिर ये प्रोसेस जो है चेंज हुआ एजेंटी सिस्टम से निकल कर। तो 2007 में ये मैंने जो है ना वो लैंग्वेज स्टार्ट की। 2007 के एंड पे आप कह सकते हैं ये पहला टेस्ट हुआ था, जब आई थिंक सो बेनज़ीर की डेथ हो गई थी। फिर वो दिसंबर में 28 दिसंबर 2007 को ये टेस्ट था, लेकिन फिर 3 दिन के बाद ये जो है वो आगे चला गया था। और फिर यकम जो है ना वो आई थिंक 2008 को हुआ। तो आप कह सकते हैं इस सिस्टम के तहत जो पहला टेस्ट हुआ था वो 2008 में हुआ था। तो 2008 में मैं आपको बताता जाऊँ कि 2008 में जब मैं फैसलाबाद में, जहाँ से मैंने कोरियन लैंग्वेज सीखी नमल से, तो मैं फैसलाबाद में गया कि चले जहाँ पे इंस्टीट्यूट क्योंकि बनाता हूँ, क्योंकि मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली मेरा जो आबाई इलाका है वो तो डिस्ट्रिक्ट खुशाब है, लेकिन मैं मैट्रिक के बाद वहाँ पे फैसलाबाद माइग्रेट कर गया था। तो फैसलाबाद जब मैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट और मुख्तलिफ अकेडमीज़ का विज़िट किया कि यार मैं कोरियन लैंग्वेज जो है ना वो यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये प्रोसेस आया, इस प्रोसेस के तहत जो है वो लोग कोरिया जाएंगे, तो आप जो है ना वो, तो बहुत सारी अकेडमीज़, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मुझे लोगों ने कहा कि यार ये क्या, कौन सी लैंग्वेज है, इसका तो कभी कोई किसी ने पूछा ही नहीं है, ना कभी कोई इंक्वायरी आई है, तो ये क्या, कौन सी लैंग्वेज है। खैर मैं मुख्तलिफ जब विज़िट किए तो मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे कोई जगह प्रोवाइड नहीं करेगा। तो जंग रोड पे वहाँ पे एक जगह थी, एक मैं जा रहा था अपना, मेरा घर जो है ना वो जंग रोड पे था फैसलाबाद में। तो मैं वहाँ पे जा रहा था तो मुझे एक जगह पे नज़र आया कि ये जो हाल जो है ना वो किराए के लिए खाली है। तो मैंने वो लिया वो जगह हाल, उसमें तकरीबन को 25-30-40 लोग बैठ जाते थे, तो मैंने वो वहाँ से लिया। तो फिर मैं वहाँ पे जो मेरा पहला इंस्टीट्यूट था फैसलाबाद में, ग़ालिबन वो पहला इंस्टीट्यूट था। सही। उससे पहले कोरियन लैंग्वेज में कोई जो है ना वो नहीं करवा रहा था, जो मेरे नॉलेज में नहीं है। तो वहाँ से फिर जो है ना वो मैंने कोरियन लैंग्वेज 2008 में जो है ना वो मैंने स्टार्ट की, समझ लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आप कोरिया का यानी फैसलाबाद की अगर बात करें तो कोई ऐसा गाँव नहीं है, जंग रोड आप कह लें, डचकोट रोड कह लें, जड़ावाला रोड कह लें, तो किसी न किसी गांव से मेरा जो है वो स्टूडेंट कोरिया गया हुआ है। और बहुत सारे तो ऐसे मेरे करीब तरीन, जहाँ पे मैं रहायश थी वहाँ पे जंग रोड पे, तो वहाँ पे तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं मेरे करीब तरीन है, वो तो दर्जनों के हिसाब से 20 स्टूडेंट जो है ना वो एक ही गाँव से मेरे स्टूडेंट जो है ना वो कोरिया गए हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ख़ास करके
अब जो इसमें एज सच कोई यानी जब मैं आपको बात कर रहा हूँ 2004-5 में, तो 4 लाख रुपया 4.5 लाख रुपया बड़ा मैंने रखता था उस वक्त तक। यानी टिकट भी अपने पल्ले से बाद में देनी थी और वीज़ा भी वो 3 साल का मिलता था उस वक्त ना, पूरा मिलता भी नहीं था। तो लेकिन अब जो ये जो है ना वो प्रोसेस है बहुत ज़बरदस्त हो गया। मतलब इसमें ये प्रोसेस में अगर आपको मैं डाटा देखूं शेयर करूं, तो कोटा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जो लड़के हैं, जो वर्कर्स हैं, वो भी हर साल में जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं। अब कितने पैसे लगते हैं डॉक्टर साहब? अब अगर किसी ने जाना हो और कितने पैसों में वो कोरिया पहुंच सकता है, और अब भी एजेंट इन्वॉल्व हैं या नहीं है, और इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, एजेंटी सिस्टम तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है। यानी ये टोटली जो है वो थ्रू प्रॉपर एचआरडी और ओवरसीज़ के थ्रू जो है ना वो कोरिया जा रहे हैं। उसकी जो प्रोसेस है, पहले मैं आपको प्रोसेस के बारे में बता दूं। इसका प्रोसेस सिंपल है, बड़ा सिंपल सा, कि जैसे आजकल चल रहा है रजिस्ट्रेशन, इसकी सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होती है। आज वैसे रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है, तो इसमें जो है ना ये 1000 आप ओवरसीज़ की जो अकाउंट में आप सबमिट करवाते हैं वो चलान फार्म, तो उसकी जो है ना वो आप कापी अपने एक ओवरसीज़ की वेबसाइट पे ही एक पोर्टल है, वहाँ पे उन्होंने फार्म जो है ना, ऑनलाइन फार्म जो है ना वो दिया हुआ है। तो उस ऑनलाइन फार्म को फिल करते हैं, बड़ा सिंपल सा उसमें ऑनलाइन फार्म है। तो आप जो है ना वो रजिस्टर होते हैं प्री रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप प्री रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फिर एक बैल्टिंग होती है। जैसे अभी ये इसी अप्रैल के 11 तारीख को जो है वो बैल्टिंग होगी। तो उसमें फिर जो लड़के एलिजिबल होंगे, मतलब जो लड़के उस बैल्टिंग में आ जाएंगे, एलिजिबिलिटी से मुराद मेरी है कि जो लड़के उस बैल्टिंग में आ जाएंगे, उसमें नाम उनका आ जाएगा, फिर वो आगे फर्दर जो ईपीएस टॉपिक जो टेस्ट होता है, एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम का जो टेस्ट होता है, वो देने के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरा, इसमें खर्चे की आपने बात की है, तो इसमें जो खर्चा है वो अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि 4 लाख रुपए आप एजेंट को दे दें, 5 लाख रुपए एजेंट को दे दें, और फिर अब तो 4-5 लाख वैसे होता भी नहीं है। अगर ये मौजूदा दौर की बात है, ये जो वीज़े की वर्थ है ये अब 4-5 लाख की नहीं, अगर एजेंटों के पास होता तो ये वीज़ा आप 25-30 लाख रुपए नहीं, आप 50 लाख में जो है ना वो मिल रहा था। क्योंकि एजेंटों का जो फार्मूला है, वो जो फार्मूला होता है कि आप जिस मुल्क में भेज रहे हैं उस मुल्क में एक साल में वो कितना एक वर्कर अर्न करता है, तो वो एक साल पहले अपनी जेब में डाल लेते हैं। सही। तो अब अगर इस अंदाज में लगाएं तो कोरिया में एक साल की इनकम जो है ना वो 50 से 60 लाख बन जाती है, अगर आप सिर्फ विदाउट एनी ओवर टाइम या दूसरा देखें। तो मतलब ये 50-60 लाख का वीज़ा है जो आपको ये मिल जाता है। मतलब ये आप फ्री है वीज़ा ऑलमोस्ट। यानी आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, उसके बाद आपने टेस्ट दिया, पास किया, जो आपने लैंग्वेज सीखी उसकी फ़ीस है, कोई मुख्तलिफ चल रही है, कोई 25,000, कोई 30,000 रुपया, कोई 35, कोई 40 को ले रहे हैं, इस तरह की मुख्तलिफ फीसेस। तो वो जो है वो खर्चा है। उसके बाद आपका एक मेडिकल का जो 4,000 रुपये खर्चा है, तो उसके अलावा तो एक स्किल टेस्ट होता है दरमियान में वो। तो ये आप समझ लें कि ये वाला खर्चा, बाकी कोई दूर से लड़के जो रहते हैं तो उनका खर्चा, वो रहायश उसका। तो उसके अलावा जब आपका वर्क परमिट आ जाता है, फिर जो मौजूद उस वक्त जो टिकट का चल रहा होता है डॉलर के हिसाब से, तो अगर आप उसको कहें कि ये कितना खर्चा हो जाता है, तो मैं अगर आपको कहूँ कि ये 2004 में जो एजेंट ले रहे थे ना, जब 40,000 रुपया तनख्वाह थी पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो उस वक्त जो है ना वो 4 लाख रुपए रहे थे। अब जो अगर ओवरसीज़ के थ्रू और इस प्रोसेस के थ्रू अगर आप कोरिया जाते हैं, तो अब भी राउंड अबाउट इतना ही खर्चा हो रहा है, 4-4.5 लाख रुपए, अगर सारा कुछ आप मिला लें तो ये बहुत मतलब एक जो मिडिल फैमिली है, लोअर मिडिल फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और इसमें मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये ऐसा प्रोसेस है जो बिल्कुल फेयर है। पाकिस्तान में बताया ना मुझे, कोई इतना सस्ता, इतना पायदार और इतना जो है ना वो बगैर रिश्वत के, बगैर किसी सिफारिश के कोई ऐसा कोई सिस्टम है जिस सिस्टम के तहत जो है ना वो लोग कोरिया जा रहे हैं, तो वो बताएं मुझे कोई ऐसा कोई है। डॉक्टर साहब, जिसके नसीब कच्ची पेंसिलों से लिखे हों, बकौल नसीबों के नसीब साढ़े लिखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल, उसका नाम ही ना है, क्या वो दोबारा अप्लाई कर सकता है? जी, ये इसमें नसीब की बड़ी जो है ना वो बहुत कच्ची पेंसिल वाली बात जो है ना आपने की, बड़ी ज़बरदस्त, कि वाकई जो इसमें जो नसीब का बड़ा अहम जो है ना अमल दखल है। आप शुरू से लेकर अब सब फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपका फ़र्क करें नाम ही नहीं आता तो फिर तो आप पीछे रह गए ना। जब आपका नाम आ जाता है तो फिर आप उसके बाद भी जो है ना, जब आपकी मेहनत शामिल होती है, मेहनत शामिल करने के बाद, मेहनत टेस्ट पास करने के बाद, जब आपका रोस्टर पे नाम जो है ना वो चला जाता है। हालांकि रोस्टर पे जब आप फार्म फिल करते हैं तो वो पक्की पेंसिल से ही करते हैं, लेकिन जो है ना वहाँ पे आप समझ लें कि वो नसीबों वाला ये जो गाना है वो फिट आ जाता है कि वहाँ से फिर जब वर्क परमिट आता है तो किसी को मतलब 2 साल के लिए ये जब एलिजिबल हो जाते हैं। जो लोग टेस्ट देते हैं उनका जब डाटा कोरिया में जाता है तो वो 2 साल के लिए एलिजिबल हो जाए, 2 साल के अंदर अंदर उनका वीज़ा जो है ना वो आना होता है।
अभी 2025 में, वैसे पहले हमेशा 4 दफ़ा आ जाता था, लेकिन 2024 में 25 में 5 दफ़ा इजरा होता है। इजरा से मुराद मेरी ये है कि 5 दफ़ा जो है ना वो कोरिया जो कंपनी है वो एप्लीकेशन देती है अपने इदारे को कोरिया में, और वो फिर 5 दफ़ा ही बाकी कंट्री जो 17 कंट्रीज़ हैं जिनसे लेबर ले रही है, वर्कर ले रहे हैं, तो वो फिर 5 दफ़ा हर साल एक मुकम्मल, आपको पता है कोरिया एक प्रोसेस की तरह कि बाकायदा वो घड़ी की टिक टिक की तरह जो है ना वो चलते हैं। हर चीज़ उन्होंने एक जो है वो बाकायदा मैनेजमेंट में उन्होंने उस पर रूल का अप्लाई किया था, और उस मैनेज करके चीज़ों को जो है ना वो लेकर चलते हैं। कितनी तालीम चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, और कितना कोई होशियार पढ़ा लिखा लड़का हो तो वो ये टेस्ट पास कर जाएगा? अगर उसको थोड़ी सी समझ है वो तब कर जाएगा, या बड़े होनहार तालिब इल्म कोई मास्टर किया हुआ है, एमए की हुई है ना, ये टेस्ट पास करना है? अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, 2024 में मेरे पास जो लड़का था, मुल्तान से लड़का था, तो वो हाफिज़ कुरान थे, और उसने 190 मार्क्स आई थिंक से लिए हैं, 190 नंबर, और वो 8 जमातें पढ़ा हुआ था। अच्छा। तो इसमें जो जहाँ तक आपकी बात क्वालिफिकेशन की, तो इसमें यानी कि 8 पढ़े भी जा रहे हैं, और एमफिल भी लोग जो है ना वो जा रहे हैं कोरिया में। तो वो वजह ये है कि इसमें जो मेहनत है ना, जो भी मेहनत करेगा। अच्छा, अक्सर मैं स्टूडेंट्स को या अक्सर मैं कहता हूँ कि यार, जो भी एक मैं टर्म यूज़ करता हूँ कोरियन इतिकाफ़, कि लोग जब कोरियन इतिकाफ़ बैठ, जब टेस्ट अनाउंसमेंट होता है ना, तो फिर जो इतिकाफ़ बैठ जाता है ना कि नहीं हम इसके बाद कोरिया जो है ना वो बिल्कुल इतिकाफ़ बैठ जाना है, तो वो तो टेस्ट पास कर जाता है। लेकिन आम तौर पे अगर आप जैसे कैजुअल स्टडी होती है, जैसे आप चलते हैं नहीं स्टडी को ऐसा जैसे पूरा साल आप पढ़ते रहते हैं, तो ऐसा जब कोई लोग आते हैं तो वो फिर उस तरह टेस्ट पास करना मुश्किल हो जाता है। और अब तो और भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि पैटर्न भी चेंज हो गया है और टेस्ट की कोर्स भी चेंज कर दिया 2025 के लिए, तो इतना आसान भी नहीं है आप टेस्ट। मैं तो हमेशा से स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि यार आपने अगर कोरिया इस प्रोसेस में आना है, आपने ये टेस्ट पास करना है, आपने कोरिया जाना है, तो आप लैंग्वेज जो है वो उस वक्त सीख लें जब रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट नहीं होती। लेकिन होता ये है कि हमारे पास स्टूडेंट्स तब आते हैं जब रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो जाती है, लेकिन वो इतना टाइम शॉर्ट होता है कि फिर वो इस चीज़ को प्रॉपर जो है वो नहीं कर सकते, मतलब उस तरह टेस्ट पास नहीं किया जा सकता। तो मेहनत चाहिए होती है इस पर काफ़ी ज़्यादा। तो कोरियन अगर एतकाफ़ बैठ जाए और आपको टाइम मिल जाए 2 से 3 माह का, तो फिर आप ये टेस्ट जो है ना वो पास कर जाते हैं। इसमें राइटिंग का, इसमें जो है ना वो लिसनिंग और रीडिंग है, और एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, यानी 20 लिसनिंग के क्वेश्चन होते हैं और 20 ही रीडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपने जो है ना वो करना होता है, बेसिकली सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, तो कंप्यूटर पे बैठ के आपने 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक चुनना है। तो उसमें से साफ ज़ाहिर है ये वो, इसमें वो तुक्के वाला सिस्टम है, बहुत ना होने के बराबर है नहीं लगता। मैं अक्सर कहता हूँ कि ये तुक्के वाला जो है सिस्टम होता है ना, कोरियन को दम दुरूद कार के ऊपर जो है ना वो रखा हुआ, तुक्का इस पे नहीं चलते, वरना यहाँ पे है तो अक्सर लड़के कहते हैं कि बिस्मिल्लाह सारे सील आ देते ने बस पास हो जाएंगे सारे सील आते 33 शायद आ जाएंगे। वो वाला जो है ना वो सिस्टम नहीं आता, क्योंकि मेरिट इस पे जो है ना 55% है। डॉक्टर साहब, आप कोरिया भी रह कर आए हैं, 5-6 साल गालबन आपने वहां पर गुजारा है, बड़ा अरसा है। कोरिया और पाकिस्तान में क्या डिफरेंसेस देखे हैं आपने? रिजीम चेंज ऑपरेशंस कोरिया में भी होते होंगे, या वो उस कौम में और हम जो कौम है इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए, मैं अक्सर स्टूडेंट्स से बात करता हूँ, वैसे भी बात करता हूँ, मैं 6 साल कोरिया में रहा हूँ ना, तो कोरिया में जो आप ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ना वो तब जब हम थे उस वक्त तो नहीं होता, लेकिन अभी जो हुआ है वो नाकाम हो गया है। अच्छा। तो वो आपको पता है अभी तो जो है ना वो, हाँ, वो कौम है, उन्होंने मिलकर नाकाम बना दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे यहाँ जो अगर देखा जाए ना, तो और उनके सिस्टम कंपैरिजन कर लें आप अगर, तो मैं कहता हूँ कि जो कोरियन लोग हैं ना, जिनसे मेरा वास्ता पड़ा है या मैं तला ओवरऑल मैंने कोरिया में ये देखा है, तो अगर वो एक हम जब किताब में पढ़ते हैं इस्लामियात में ना मोमिन की जी निशानियाँ, तो मोमिन की ये जो है ना वो निशानियाँ हैं, तो वो सारी उनमें पाई जाती हैं। सिर्फ वो उनका मज़हब यानी अल्लाह पे यकीन नहीं रखते, बहुत सारे बेमज़हब हैं, उसके बाद वो कलमा नहीं पढ़ते। तो वो अगर वो चीज़ें जो है ना वो क्या कहते हैं उसे, जो हम चूँकि ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं और कलमा पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो वो मोमिन की निशानियाँ हमें बताई गई इस्लाम में, उनमें मेरे ख्याल में तो मुझे तो कभी नज़र नहीं आई पाकिस्तान में। तो मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ कि ये जो है ना वो कोरियन का कल्चर है, और पाकिस्तान और कोरियन की कौम में इतना फ़र्क है। तो आप इसको कह लें कि कोरिया जो कौम बनती है साफ ज़ाहिर है आपकी तरबियत से, तो उनकी जो एजुकेशन सिस्टम है, उनकी जो बच्चों की तरबियत है, वो अनबिलीवेबल, बहुत ही
अखलाक पे सबसे ज़्यादा जो है ना वो दरस दिया जाता है, और हमारे यहाँ अखलाक की धज्जियाँ बिखेरी जाती हैं घर से। तालीम महंगी है कोरिया में या तालीम अवेलेबल है उनके लोगों के लिए? तालीम जो है ना वो कोरिया में मतलब इतनी महंगी भी नहीं है। वहाँ पे फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो जैसे जो एक जिसे कहते हैं ना अवामी रियासत, या जिसे कहते हैं यहाँ पे हम रियासत एक माँ होती है, तो वो बिल्कुल वहाँ पे रियासत एक माँ का ही किरदार अदा कर रही होती है। वो तो जुल्करनैन सारेन सबकी माँ आ गई है। तो वहाँ पे जो है ना वो बिल्कुल वहाँ पे एजुकेशन में मैं आपको एक वाक़या बता दूँ कि एजुकेशन पे वो जितना फ़ोकस करते हैं, जितना जो है ना वो उस पे वो चीज़ कदर करते हैं, शायद ही कोई जो है ना वो इतने मुल्क में अहमियत दी जाती है। वहाँ पे एक टेस्ट होता है जो बच्चों का मुख्तलिफ, जब वो प्राइमरी से या ऊपर जाते हैं या मुख्तलिफ, जैसे हमारे यहाँ पे मेडिकल का टेस्ट होता है, तो वहाँ पे बच्चों का जो एक टेस्ट लिया जाता है, तो वहाँ पे जब टेस्ट होता है पूरे मुल्क में एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, दिया जाता है, तो उस वक्त वहाँ कहते हैं जो फ्लाइट्स हैं उनका भी शेड्यूल जो है ना वो तब्दील कर दिया जाता है, ताकि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। तो एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जो है ना वो, उसकी दूसरी वजह ये है कि उनकी एजुकेशन उनकी मदर लैंग्वेज में है, उनकी जो कोरियन ज़बान में है उनकी लैंग्वेज। इंग्लिश तो उनको वो क्या कहते हैं बिल्कुल हाव नॉय नहीं होती, बहुत कम जो है ना वो इंग्लिश को वो एज ए एजुकेशन ही, एज ए लैंग्वेज ही लेते हैं अगर कोई सीखता है तो। स्टडी वीज़ा का क्या प्रोसेस है? जैसे कि आपने बताया कि वहाँ की तालीमी सिस्टम बड़ा बेहतरीन है, तो यहाँ से अगर कोई स्टडी वीज़ा पर जाना चाहता है उसका क्या प्रोसेस है और कितने उस पर एक्सपेंस आ जाते हैं और क्या उसका प्रोसीजर है? अच्छा, स्टडी वीज़े के हवाले से पहले तो इतना स्टडी वीज़े का इतना ज़्यादा जो है ना वो रुझान नहीं था मतलब साउथ कोरिया में, लेकिन अभी 2024 तो 2025 में ये बड़ा जो है ना वो देखा गया है रुझान के कोरिया की तरफ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो वहाँ पे एजुकेशन थोड़ी-सी सस्ती है, और दूसरी वजह ये है कि अब कोरिया ने थोड़ा-सा ओपन भी कर दिया है, यूनिवर्सिटी भी ज़्यादा जो है ना वहाँ पे बन गई हैं, और अब मेरे ख़्याल में कोरिया जो है ना वो एजुकेशन के जो लोगों से, जैसे यूरोप वाले जो है ना वो मुख्तलिफ़ कंट्री से जो स्टूडेंट्स हैं वो लेके जाते हैं। तो वो अपने यानी मुल्क के अंदर उनका मकसद होता है कि पैसे भी लोग लेकर आएँ, हुँ। यहाँ पे पढ़ें भी सही, फिर यहाँ पे जो काम करें, यहीं पे कमाएँ, यहीं पे खर्च करें। हुँ। तो वो मेरे ख़्याल में कुलिया जो है ना वो अब साउथ कोरिया ने भी लगाना शुरू कर दिया है। अब कोरिया के लिए मैं भी इस कोरिया में वीज़ा जो स्टूडेंट वीज़े पे काम कर रहा हूँ। तो स्टडी वीज़े का जो प्रोसेस होता है, अब जो वहाँ पे अभी जो 2 एक होता है फॉल इनटेक, एक होता है स्प्रिंग इनटेक। जो फॉल इनटेक है ना वो अभी चल रहा है, उसकी जो एडमिशन है वो वहाँ पे जो स्टार्ट होते हैं वो 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएँगे, और 20 मई तक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो ऊपर नीचे वो 2 दिन होते हैं, उसमें वो कवर कर लेते हैं। तो उसका जो है वो अब बीएस प्रोग्राम चल रहा है वहाँ पे, एमएस एमफिल प्रोग्राम है और पीएचडी प्रोग्राम है। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट बीएस प्रोग्राम के लिए जो है ना वो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो तो अपने आर्ट्स इसमें जो है बेसिक की चूँकि डिमांड है तो 5.5 बैंड्स हैं। तो ये जो स्टूडेंट्स जाते हैं इनको वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं हाँ जी, बिल्कुल, ये इनका जो है ना इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल? ट्रैक होता है। ठीक है। हाँ, सर वहाँ पे हम अक्सर कहते हैं कि जो बाकी मेडिकल में जो जाते हैं जो डॉक्टर्स के लिए, तो वहाँ पे वो इंग्लिश ट्रैक नहीं है, लेकिन अनकरीब जब ये इंग्लिश ट्रैक में आ जाएगा डॉक्टर्स वाला, जी, जी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह। अभी ज़्यादातर लोग चाइना में या दूसरी कंट्रीज़ में जो है ना वो हुँ। प्रेफ़र करते हैं, हुँ। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी इंग्लिश ट्रैक में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे डॉक्टर्स भी इंशाल्लाह जो है ना वो कोरिया से बन के फिर आएँगे। कोरियन डॉक्टर चले मान लेते हैं। सही है। और कितना उस पे एक्सपेंस आता है लाइक? हाँ, और जो एक्सपेंस है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ का क्या है। तो हम जो ऑफ़र कर रहे हैं उसमें ये है कि आपका जो है ना वो मैक्सिमम जो एक सेमेस्टर की फ़ीस हो गई वो 7 लाख से 7.5 लाख तक जो है ना वो आपकी सेमेस्टर की फ़ीस होगी। उसमें क्राइटेरिया ये है कि फ़ीस वेवर भी है, अगर आपने आईएलटीएस किए हैं 5.5 बैंड्स किए हुई हैं तो आपको 20 to 30% जो है ना वो इसमें डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आपने 6.5 किए हैं तो 40 to 50% फ़ी वेवर मिल जाता है। और देन अगर आपने 7 बैंड्स किए हुए हैं तो आपको वो तकरीबन 60 to 70% फ़ी वेवर मिल जाता है। तो उस पे वहाँ पे जो है ये इसका जो है ना वो एक्सपेंसेस हैं, और फिर इसमें वर्क भी वहाँ पे आप कर सकते हैं। मतलब 4 घंटे उसमें जो है ना, तो स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है कोरिया में कि वो स्टूडेंट वीज़ा। फिर इसमें एक ये है कि अगर स्टूडेंट वीज़े पे फ़र्ज़ करें वो जाता है तो फिर आगे भी वो अपनी पासपोर्ट तक जा सकता है। उसमें अगर स्टूडेंट वीज़ा आप 2 साल का कोई कोर्स, 2 साल की जब आप एजुकेशन मुकम्मल करते हैं ना कोरिया में,
तो फिर आप एलिजिबल होते हैं। F2R एक वीज़ा होता है जो कंडीशनल प्री परमानेंट रेजिडेंसी का जो है ना वो होता है। तो आप F2R वीज़े के लिए एलिजिबल होते हैं। उसमें आपको 2 साल के लिए जो है ना 2 साल आपकी एजुकेशन होनी चाहिए कोरिया में, आप वहाँ पे स्टडी वीज़े पे हों। उसके बाद आपने लेवल 3 जो है ना वो करने ज़रूरी होते हैं वहाँ पे कोरिया में, कोरियन लैंग्वेज में। फिर अगर आप उसके बाद ये क्राइटेरिया कर लेते हैं, फिर आप जो है ना वो F5 जैसे पीआर यानी परमानेंट रेजिडेंसी वीज़ा कहते हैं, उसके लिए भी आप एलिजिबल रहते हैं 1 साल के बाद। उसका क्राइटेरिया ये है कि आपका यानी कि 12 मंथ का आपका जो टैक्स रिकॉर्ड है वो होना चाहिए वहाँ पे कोरिया में, और उसके अलावा आपके लेवल 5 होने चाहिए। जब आप उसके बाद अगर आपके पास F5 वीज़ा आ जाता है तो फिर उसके 1 साल बाद आप फिर पासपोर्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन पासपोर्ट के लिए आपको फिर लेवल 6 करने पड़ते हैं। लेकिन कोरिया में आपको एक और जो है ना वहाँ पे जो ये जो लेवल करवाते हैं, जो कोरियन को लैंग्वेज का कोर्स करवाते हैं, तो वो ऑलमोस्ट फ्री होता है। तो उसमें एक वहाँ पे जो है ना एक सावेथोंग प्रोग्राम होता है, तो आप उसको ज्वाइन करके जो है ना वो लेवल कर सकते हैं। एक 8-10 पढ़ा नौजवान डॉक्टर साहब, जो पाकिस्तान में ना तो कोई एमए पास भी साल का ना कोई 3-1 लाख रुपया कमाता है, तो 8-10 पढ़ा नौजवान अगर कोरिया चला जाता है वो कितने एक पैसे छाप लेता है? देखिए, अगर आप पैसे छापने की बात करेंगे ना, तो वो उतने ही छाप लेता है जो यानी कि जहाँ पे वो कम से कम सोच भी नहीं सकता। अगर 5 साल आप कोरिया में लगा के आते हैं ना, और ईमानदारी से और अपनी मेहनत से आप हाँ जी, सोते नहीं रहते, कोई गए हो बाहर तो कोई 12-14 घंटे काम कर लेते हो, 15-16 घंटे। हाँ, तो वो मतलब 5 साल अगर ईमानदारी से, मेहनत से वो उसका जो है ना वो काम करता है, तो वो इतने कमा लेता है जो यहाँ 25 साल रहकर भी नहीं कमा सकता। तो उसकी वहाँ पे एक तो बेसिक सैलरी काफ़ी है। मतलब आपकी वहाँ पे बेसिक सैलरी जो पाकिस्तानी में वो 4 से 4.5 लाख के बिटवीन डॉलर ऊपर नीचे हो, तो वो बेसिक सैलरी। उसके बाद वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत है, आपकी रिहाइश है, आपका खाना है, आपकी ये आपको बहुत सारी कंपनी आपको फ्री देती हैं। उसके बाद आपको रिहाइश जो है मोस्टली जो है ना वो फ्री मिलती है आपको। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस है, आपको यानी अगर 5 साल आप वहाँ पे रहते हैं तो आपको एक कम्यूट भी मिलता है ना, जैसे जहाँ पे पेंशन का आ जाता है कि इकट्ठे पैसे मिल जाते हैं। तो वहाँ पे वो 5 साल रहने के बाद एक कंपनी में काम करें, तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा कम्यूट भी मिल जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने आखिरी जो 3 तनख्वाहें कितनी हैं, उस पे वो सारा कैलकुलेशन उसकी 3 तनख्वाहों पर होती है। तो वहाँ पे अभी जो लोग हैं वो कोई 25 लाख, 30-35 लाख, 40-40 लाख भी लोग लेकर आ रहे होते हैं, जब वो 5 साल अपना वर्क जो है ना वो, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा यानी कि ये सिस्टम है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर बैठा बंदा सोच रहा होता है कि कोरिया जाऊंगा, पता नहीं कौन सा काम होगा, क्या करना पड़ेगा, कितनी सख्तियां होंगी, क्या चीज़ें होंगी। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनमें लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ पर क्या क्या काम होता है? अच्छा, इसमें ये है कि जो कैटेगरीज़ हैं ना, इसमें पहले तो ये थी कि एक ही कैटेगरी आ रही थी मैन्युफैक्चरिंग की। सही है। 2024 में ये फिर अदर कैटेगरीज़ में है, जिसमें एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, तो उसके अलावा कंस्ट्रक्शन हो गया। ये कैटेगरीज़ भी जो है ना वो 2024 में पाकिस्तान को उन्होंने दी थी। तो इन सब कैटेगरीज़ में जो है ना वो जा सकते हैं वहाँ पे। अभी जो 2025 के लिए वो जस्ट मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसका जो वहाँ पे आप पता है कि वहाँ पे कौन-सा काम जो है ना, वो जब आप टेस्ट पास कर देते हैं, इस पूरे मराइल से गुज़र के आपका डाटा जब कोरिया चला जाता है, तो वहाँ से जो भी आपको कंपनी सेलेक्ट करती है, उसका वो फिर आपको वर्क परमिट जो है वो कोरिया में, पाकिस्तान में भेज देती है। तो आप उस पे अपना काम चेक कर सकते हैं, यानी कि ये मेरा काम है, ये मेरी कंपनी है, इसमें ये ऐसा काम है, फलाँ सिटी में है। हर चीज़ आप चेक करने के बाद आप साइन करते हैं। फिर आपको यानी उसके बाद बाकी फर्दर प्रोसेस जो है ना वो चलता है, यानी आप फिर कोरिया, तो आपको पता होता है कि आपकी कौन-सी कंपनी है, कितनी तनख्वाह है और कैसी कंपनी और काम क्या है। तो ये कोई ऐसा बात कोई ऐसी नहीं है कि आपने वहाँ कोई कंसेप्ट, लोगों के साथ ज़हन में ये होता है कि पता नहीं ये वहाँ पे काम मिलता है, ये हम इस प्रोसेस में इतना कुछ जाएँ तो पता नहीं नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ पे नहीं, आपको यहीं से काम जो है ना वो कन्फर्म होता है। आप वहाँ पे जाते हैं, 2 दिन 3 दिन ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, उधर से आपको कंपनी ओनर जो है ना वो ले जाता है और आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, कम्युनिटी जो है वो कैसी है कोरिया में? पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ और कम्युनिटीज़ कितनी स्ट्रांग है? क्या पाकिस्तानी लोग वहाँ में एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं, और वहाँ कोई बंदा खुद को अकेला फील तो नहीं करता? देखिए, पाकिस्तानी कम्युनिटी ना बहुत लिमिटेड है वहाँ पे, बहुत तादाद के लिहाज से आप देखें तो वो बहुत कम है। अगर अभी आप बात करें कि 2025 में, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे जो इस वक्त पाकिस्तानी होंगे वो 17,000 के करीब है। उसमें हर कैटेगरीज़ है, यानी हर वीज़े के कैटेगरी जितनी भी शामिल है, उसमें स्टूडेंट भी हैं, उसमें बिज़नेस वीज़ा भी हैं, उसके अलावा इसमें वर्कर वाले वीज़े वाले भी हैं वहाँ पे पाकिस्तान। तो वहाँ पे जो कम्युनिटी है वो
बहुत लिमिटेड है। इसलिए वहाँ पे लोग जो है कोरिया में बिजी लाइफ है, लोग एक दूसरे के साथ राब्ते में तो होते हैं मतलब लेकिन फ़ोन की हद तक बहुत कम जो है ना वो एक दूसरे के पास जाना होता है, टाइम मिलता है। लेकिन अक्सर त्यौहार पे या कोई ऐसी छुट्टियां हो जाएं तो फिर जो करीब जो है ना वो दोस्त होते हैं वो जाते हैं। बस बस कुछ कुछ ऐसे ऐसे कोरिया में ऐसे हल्के हैं, ऐसे टाउन्स हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी वर्कर इकट्ठे वहाँ पे होते हैं, काम कर रहे थे इंडस्ट्रियल जोन में। तो वहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा जो है ना वो फ़ील नहीं होता तन्हाई का शिकार। दूसरा ये है कि अब वो मस्जिद होती हैं, एक वहाँ पे एक कंसेप्ट है मुसल्ले होते हैं। तो मुसल्ले का कंसेप्ट ये है कि वो कोई भी जगह, कोई भी प्लाज़े की जगह पे एक जो है ना वो जगह आप ले लेते हैं। तो वहाँ पे आप जो है ना वो हफ़्ते में 1 दिन या कोई दिन जो है जब मुकर्रर करें तो सारे कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है, वहाँ पे इबादत हो जाती है, ज़िक्र इलाही हो जाता है और वहाँ पे लोग जो है ना वो बैठकर एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, एक दूसरे शेयर कर लेते हैं और ज़िक्र भी करते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र भी कर लेते हैं। तो ये वहाँ वहाँ पे लोग जो है ना वो इस तरह की, और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। एम्बेसी भी बाज़ औक़ात वहाँ पे लोगों को गैदरिंग करती रहती है। तो उसके अलावा बाकी फिर वहाँ पे कोरिया में जो पाकिस्तान कम्युनिटी है उसका बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क है और बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। और पाकिस्तान कम्युनिटी जितने भी लोग हैं, मैं तो हमेशा उनको सलाम करता हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा लोगों पे क्रिटिसिज़्म भी किया ये जा हर रहा है। जगह वो तो एक हर जगह पे होता है, लोग जो हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे मतलब वर्क कर रहे होते हैं। कोई वहाँ पे बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, यहाँ पे अगर कोई खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो जाती है, तो वो पाकिस्तान एम्बेसी के साथ मिलकर जो है ना वो मैयत बहुत जल्दी, शायद वो दुनिया में ऐसे मुख्तलिफ मालिक मैंने नहीं देखा जितनी जल्दी वो कोरिया से पाकिस्तान में वो भेजते हैं। तो बहुत अच्छा पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अच्छा काम कर रही है वहाँ पे और बहुत अच्छा लोग जो है ना वो एक दूसरे के। डॉक्टर साहब, मेरे 60% जो व्यूवर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, वो यूथ है। यूथ की तरफ से एक सवाल आया कि कोरिया अगर जाएं और वहाँ शादी कर लें किसी कोरियन लड़की से, तो क्या हम कोई पक्के हो सकते हैं वहाँ पे? पता नहीं शादी करने के बाद पक्के तो शायद हो जाएंगे, लेकिन आपकी ज़िंदगी कच्ची हो जाएगी। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यार ये ख्वाब जो शादी वाला ख्वाब है ना, ये आप मतलब डॉक्टर साहब, कच्ची तो इत्थे भी हो जाती है ब्याह करके। लेकिन उधर ज़्यादा कच्ची हो जाती है। तो शादी जिन लोगों दोस्तों ने की हुई है वहाँ पे कोरिया में, अब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, तो मैं अगर कोई बात करूँगा तो शायद वो नाराज़ ना हो जाए। लेकिन शादी जिन्होंने की है वो उनसे पूछा जाए तो फिर पता चलता है। लेकिन शादी हमेशा जो है ना, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि आप काम जहाँ वहाँ पे करें, पैसे वैसे कमाएं और शादी पाकिस्तान में आके करें। पैसा शैसा नहीं है, मतलब शादी में कोई पक्के होने वाला सीन नहीं है? नहीं, हो जाता है, वीज़ा शीज़ा मिल जाता है वो, लेकिन एक स्पाउस वीजा टाइप कोई चीज होती है? वो क्या कहते हैं उसे, पासपोर्ट भी मिल जाता है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ता है फिर ही। तो लेकिन बिल्कुल लेट के रहना पड़ता है, मतलब हाँ, बिल्कुल। वो तो फिर वो वहाँ पे क्या कहते हैं, जोरू का गुलाम। सही। तो वो वाला सिस्टम जो है ना वो ले। जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं डॉक्टर साहब कोरिया में, तो क्या डायरेक्ट कोरिया में जाके इन्वेस्टमेंट्स की जा सकती हैं, बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है? वैसे तो रिकमेंड किया जाता है कि आपने जहाँ पर कारोबार शुरू करना है एटलीस्ट उस मार्केट में कोई 4-5 साल गुजारें, ताकि आपको बिजनेस व मार्केट का पता चले और उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो पाकिस्तानी वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं? हाँ जी, पाकिस्तानी बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत सारे कर रहे हैं वहाँ पे। बिजनेस वीज़ा, एक D8 वीज़ा है, वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना वो गए हुए हैं, वहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। बहुत अच्छा जो है ना वो बिज़नेस वहाँ से कंटेनर वगैरह जो है मुख्तलिफ जो भेजते हैं पाकिस्तान में। तो अब चूँकि ओवरऑल में जो बिज़नेस की सूरत हाल थोड़ी सी डाउन है, वरना एक कोरिया से जो यानी कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी जो है ना वो कंटेनर वगैरह पाकिस्तान लेके आते थे, हर चीज़ें मुख्तलिफ जो है जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें अब भी आ रही हैं, अब भी आ रहे हैं। तो बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन पैसा जो है ना वो अच्छा खासा आपको चाहिए होता है वहाँ पे। और बिज़नेस अक्सर जो है ना वहाँ पे एक बाकायदा लीगल आप बिज़नेस और बाकायदा आपको टैक्सेस और आपकी डॉक्यूमेंटेशन बड़ा कुछ वहाँ पे जो है ना वो बिज़नेस इतना आसान नहीं है जितना पाकिस्तान में है कि जहाँ पे दिल करे रेडी लगा ली, जहाँ पे दिल करे दुकान खोल ली, ना कोई जहाँ पे दिल करे जो मर्जी। यहाँ पे तो फैक्ट्री बनी हुई है जो रजिस्टर्ड नहीं है, बिल्कुल है। तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। वहाँ पे हर चीज़ आपको रजिस्टर्ड और एक ज़ाब्ते, एक कानून और एक प्रोसेस के तहत ही जो है ना वो करके फिर ही आप उसको आगे चल सकते दे सकते हैं। तो D8 वीज़ा है, D8 अक्सर वो वहाँ पे कहते हैं ना कि ये जो अभी मैं आपकी बात कर रहा था ना E9 वीज़ा, इसको E9 वीज़ा कहते हैं। ये जो अनस्किल्ड वीज़ा होता है जो इस प्रोसेस के तहत जाते हैं, सही है। तो इसको हम वहाँ पे किंग वीज़ा कहा जाता है कि यार ये तो जो भी कमाते हैं अपने जेब में डालते हैं। हाँ। तो ना मतलब क्या कहते हैं उसे,
खर्चे नहीं है, टैक्सेस हैं, खर्चे नहीं इस तरह है, वो तनख्वाह में से जो कटौती हो जाती है वो भी आखिर में कम्यूट के सिलसिले में जो है ना वो ले आते हैं आखिर में, तो थे जी काम उसको कहते हैं, तो वो आखिर में वो भी डाल लेते हैं जेब में, तो वो ले आते हैं। लेकिन ये बिजनेस वीज़ा जो वहाँ पे जाता है वो काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं उनको, तो इसमें आपको जो E9 वीज़ा है इसमें आपको पापड़ नहीं बेलने पड़ते। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो इसमें लोग जो है ना वो ज़रूर। डॉक्टर साहब अभी भी आप कोई सेटअप चला रहे हैं कोरियन लैंग्वेज का, कहाँ पर सेटअप चल रहा है आपका? बेसिक अभी मैं मतलब बेसिक तो मेरी फैसलाबाद थी, लेकिन अभी मैं रावलपिंडी में इस्लामाबाद में मुझे 3 साल हुए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो कोरिया से मैं डायरेक्ट इस्लामाबाद ही आया था। तो उस वहाँ पे मैंने अभी मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो खन्ना पुल, कोरिया इस्लामाबाद हाईवे के ऊपर खन्ना पुल है, बड़ा लेतरा रोड की तरफ, बड़ा मशहूर फेमस जगह है, तो उसके दुबई टावर उसके सेकंड फ्लोर पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 2023 में भी मेरा स्टूडेंट्स थे, 2024 में भी काफ़ी जो है ना वो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 72% मेरा रिजल्ट जो है ना 2024 में आया है। तो अभी इंशाल्लाह ये जो अभी स्टार्ट हो रहा है 2025 में, तो इसमें भी मेरी क्लासेस जो है वो 11 से बाद स्टार्ट हो जाएंगी, यानी 11 अप्रैल के बाद जैसे ही अनाउंसमेंट होती है, तो जो लोग जो है वो मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरा नंबर है 030660010103। तो आप खन्ना पुल में किसी से भी पूछ लें वहाँ पे कि दुबई टावर कहाँ पे है, तो उसमें आपको वहाँ पे सेकंड फ्लोर पे ऑफिस नंबर 113 है, तो आप उसको आएँ ज्वाइन करें इंशाल्लाह। आपको मुझे 18 साल हो गए इस फील्ड में कोरियन लैंग्वेज को पढ़ाते हुए, मैं नमल यूनिवर्सिटी में भी कोरियन लैंग्वेज पढ़ाता रहा हूँ। उसके अलावा यानी कि एक्सपीरियंस जो है ना वो अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह शायद ही कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस जिसके पास हो, जिसके पास यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस हो, यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया हुआ है, उसके बाद ग्रास रूट लेवल पे मैंने पढ़ाया, उसके बाद मैंने एकेडमी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया हुआ है, मैं 6 साल कोरिया में रह के आया हूँ। तो यानी कि वो ऐसा मतलब सारी चीज़ें शायद ही किसी में पाकिस्तान में मौजूद हो जिसने इस लेवल पे आके जो है ना वो जिसने सॉल्व किया हो कोरिया के लिहाज से। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना क्लियर डॉक्टर साहब आपने बताया है, ये प्रोसेस है, ऐसे अप्लाई करना है, फॉर्म फिल करना है, कुरंदाजी होगी, आपका नाम आ जाएगा, टेस्ट पास करना है, स्किल टेस्ट पास करना है, वेट करना है, आपका नाम आएगा, आप कोरिया चले जाएंगे। इस तमाम तर डिटेल के बावजूद क्या इस फील्ड में स्कैम होता है आज भी, और अगर लोग कर रहे हैं तो वो कैसे कर रहे हैं? स्कैम जो है ना वो शुरू से ही, जब से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है ना, हाँ जी, तब से स्कैम इसके साथ चलता रहा है। वो मैं अक्सर कहता हूँ, तो जब तक जो है ना वो लालची जिंदा है तो ठग का कारोबार बंद नहीं होने वाला। और जब तक बिल्कुल वाकई कि जब तक लालची जिंदा है तो जब तक और ठग का कारोबार बिल्कुल जो है ना वो बंद नहीं होता। तो ऐसे ही अब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है ज़्यादातर इस प्रोसेस में। अब मैं 2008 की बात करूँ तो जब ये प्रोसेस हुआ था उस वक्त पीबीटी एक टेस्ट होता था, पीबीटी सही है, पेपर बेस्ड टेस्ट सिस्टम। अच्छा, तो वो एक ही दिन में पूरे इस्लामाबाद की मुख्तलिफ कॉलेजेस वगैरह और मुख्तलिफ स्कूल्स वगैरह में वो मतलब हायर कर लिए थे एक दिन के लिए, संडे को, तो एक दिन में टेस्ट हुआ था। तो वहाँ पे भी लोगों को कहा गया था, लोगों से बहुत सारे पैसे बटोरे गए थे वहाँ पे। उन्हें कहा गया थी कि आप बैठें, आप मोबाइल अपने पास बंद रखें, आप एक सिम देते हैं हम आपको इतने, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा, तो वो जो है ना वो आपका यानी कि वो टेस्ट आप पास कर जाएंगे। तो तब से लेकर अब तक जो है ना वो इसमें स्कैम चल रहा है। अच्छा, पहले लोगों को इसके बारे में, अब मैं थोड़ी सी आपको इस डिटेल बता दूं कि स्कैम इसके साथ कैसे 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 हो रहा है। अब ये होता था, पहले ये होता था कि ना लोग कहते कि यार फलां बंदा पैसे दे के चला गया, फलां बंदा पैसे दे के चला। होता ये था कि पहले लोगों को इतना पता नहीं था कि एक आईडी बनती है एचआरडी में, वहाँ पे ओरिया की जो है ना वो जो वेबसाइट है उस पर आईडी बन जाती है। तो पहले लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी कि यार ये कोई आईडी भी बनती है। ये पहली 2011, 12, 13, 14 की बात कर रहा हूँ। फिर ऐसे तब मैंने तो अपने स्टूडेंट्स को तब भी आईडी बना के देता था अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो होता ये था कि उस आईडी पे जो भी अगर एजेंट के थ्रू था या कोई इंस्टीट्यूट वगैरह थे या कोई इसमें फ्रॉड वगैरह जिसका हराम कमाने का ज़हन हो कि मैंने इसमें से जो है ना वो कमाना है, तो वो आईडी अपने पास रख लेता था। और वो स्टूडेंट्स को फिर बहाने बहाने से यार वो अगर फर्ज करें एक वाला आपका अकेडमी इंस्टीट्यूट में एक स्टूडेंट चला गया ना, तो फिर वो कैसे यार वो फलां तो चला गया सर, वो अच्छा यार मैं कोशिश करता हूँ, तुम्हारी मेरे वहाँ पे लिंक्स हैं कोरिया में, तो वो आईडी को देख रहा होता था। तो आईडी पे वहाँ पे जैसे ही शो हो जाता था ना, वो बस तुमने इतने पैसों का इंतजाम करना है, तो वो जो है ना जैसे ही मेरे हाथ पड़ा गया, मैं बताऊंगा तुमने बस ले आने, तो बस ने पैसे ले आने और तुम्हारा वीज़ा आ जाना है। बस जो है ना एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाना। वो आईडी पे जैसे शो होता था ना, तो वो ओवरसीज में तो मतलब कॉल जो है ना वो थोड़ी सी लेट जाती थी वहाँ पे। तो वो लड़के को जो है ना वो इस तरह स्कैम करके किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख, किसी 3 जो है ना वो बटोर दिया जाता था।
तो तब से ये लोगों को मुख्तलिफ बेवकूफ़ बनाने के बड़े तरीके होते हैं इन लोगों के ना। आजकल आपको बताऊं कि आजकल भी एक लोगों को मैसेज कॉल कर किया जा रहा है ख़ास नंबर से या ख़ास जगह से, और उन्होंने कहा जा कि आपने अगर कोरिया में अप्लाई किया है तो आप हमें 3,000 रुपया भेजें इजी पैसा के थ्रू। तो ये बड़ा मशहूर है आजकल। अच्छा, तो हम आपका नाम जो है ना वो निकलवा देंगे, आप बस हमें वो स्लिप भेज दें, वो जो आपने फिल की हुई है, तो हम आपका जो है ना वो नाम निकलवा लें। तो वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ऐसा कोई सिस्टम इसमें कुछ है ही नहीं। कोई अगर ये अल्हम्दुलिल्लाह कोरिया ने अपने हाथ में रखा हुआ है, अगर ये पाकिस्तानियों के हाथ में होता या यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट होती तो ये अभी फिर वीज़ा वही जाता जिसके पास 50 लाख रुपया जेब में होता, अदरवाइज नहीं जाना था। तो ये अच्छी है, बहुत ही अच्छा इसमें सिस्टम है। लोग इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं हमेशा लोगों को जब सच बोलता हूँ ना तो लोग मेरे खिलाफ भी बातें करते हैं, मेरे खिलाफ भी हो जाते हैं। मैं हकीकत बता रहा हूँ कि इस कोर्स में या इस सिस्टम में यार कोई ऐसा फ्रॉड नहीं है, कोई ऐसी जो है ना वो 2 नंबरी नहीं है, कोई ऐसा रिश्वत नहीं है। हाँ, लोगों को बेवकूफ़ बहुत बनाया जाता है कि यार ऐसा है, ऐसा है, वैसा है। आपने लोगों की आगाही के लिए सोशल मीडिया पर भी बड़ा काम किया। आपका फेसबुक पेज भी है जिस पर हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से फॉलोअर्स और व्यूवर्स हैं जो देख रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मैं देख रहा होता हूँ आपके खिलाफ बड़ी साजिशें हो रही होती हैं। कौन लोग हैं डॉक्टर साहब ये वही लोग हैं जिनकी दुकानें मेरी सच बोलने से बंद हो जाती हैं, तो वो फिर मेरे खिलाफ हो जाते हैं। फिर लोगों को असल में इसमें सिस्टम में थोड़ा सा ना ये होता है कि लोग बच्चे जो है ना जब 2 साल के बाद एक्सपायर हो जाते हैं ना तो बड़े डिसहार्ड होते हैं बिल्कुल। फिर, और वो बड़े जो मायूस होते हैं, तो फिर उनकी हमदर्दियाँ वो इकट्ठी करते हैं और वो उनको वो बेवकूफ़ बनाते हैं और उनको फिर ये इस तरफ लेकर आते हैं कि नहीं यार ये सिस्टम ही ख़राब है, ये सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर 2024 का डेटा दूं तो 2024 का 24 में जो लड़के गए हैं वो 1447 लड़का जो है ना वो कोरिया में जा चुका है वर्कअप 2024 में। कम है, बिल्कुल ज़्यादा, ये ज़्यादा होना चाहिए था, 3000 होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा जितनी भी हो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 1447 वर्कर जो है ना वो जाना भी एक मायने रखता है, और वो भी इस प्रोसेस के तहत बगैर यानी कि एक लोअर मिडिल फैमिली से जो है ना वो लेके 2020 जो 3 में वो भी तकरीबन 1600 1500 1600 लड़का गया था। 22 में तो तकरीबन 2000 के करीब जो है ना वो लड़के कोरिया गए। तो अच्छी खासी तादाद जो है ना वो जा रही है लड़कों की, ये बात नहीं है कि नहीं जा रहे लोग बस ये, लेकिन वो क्योंकि इस प्रोसेस में लड़के अब देखिए ना अप्लाई करने वाले लाखों हो जाते हैं, फिर उसमें से नाम निकल जाता है बहुत सारों का। जैसे अभी मतलब लास्ट 2024 में राउंड अबाउट को 35-40 हज़ार लड़के का नाम निकला था, उसने टेस्ट दिया था तो उसमें से बहुत कम पास हुए थे। इसी तरह अभी जो है ना वो 2025 है तो सिर्फ एक सेशन है, तो शायद इसमें 20 to 25,000 लड़कों का हो। तो ये वाला जो है ना वो प्रोसेस जो है वो फिर जब इस वजह से लोग डिसहार्ड जब होते हैं तो फिर लोगों को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, फिर लोगों को पाकिस्तान में डर का कारोबार है, डर बिकता है पाकिस्तान में। जहाँ भी आप डर पैदा कर देंगे आप पैसे कमाएंगे। और कंपाउंडिंग इफेक्ट जो हम कहते होते हैं कि आप जैसे कह रहे हैं लाख बंदा अप्लाई करता है और वो 3-3 हज़ार मांग रहे हैं, अगर उसमें से 50,000 बंदा भी उनको 3-3 हज़ार दे दे कि सिर्फ 3 हज़ार ही तो है, तो उनके तो करोड़ों रुपए बन जाएंगे जो ये स्कैम कर रहे हैं। तो जब तक ये स्कैम होते रहेंगे, पॉडकास्ट का ये मकसद भी यही था आज हमारा, थोड़ा टॉपिक जो हमारा कारोबार बिजनेस उससे हट के जो हमने बात की कि कोरियन लैंग्वेज, कोरियन कैसे जाना है और फिर आपके बिजनेस से रिलेटेड, उसका मकसद सिर्फ यही था कि एक ऐसा हॉट टॉपिक है जो आजकल नौजवान बड़े परेशान है हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, कि नौकरी कहाँ मिले। स्पेशली 10 पढ़े नौजवान को तो कोई कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लोग दे रहे हैं, और आप लोगों ने बताया कि फीसेस भी आपकी बड़ी रीज़नेबल हैं लाइक, और फिर सब पेमेंट्स गवर्नमेंट में है, तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो हमारी यूथ अगर अवेल करती है और इसको आगे लेकर चलती है। और बल्कि स्टडी वीज़ा पे भी बहुत से लोग जो हैं वो ये इसको कंटिन्यू करेंगे, देखना चाहेंगे, क्योंकि स्टडी वीज़ाज़ पे और बड़ी अच्छी रेशोज़ हैं आइल्स स्कोर के साथ, और नेशन भी बहुत हाई लेवल नेशन है साउथ कोरिया में, लिविंग भी अच्छी है, तो इसके साथ चला जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं इस प्रोसेस के बारे में कि ये प्रोसेस जो है ना वो जितना मतलब इस प्रोसेस में आप थोड़ा सा सब्र, मेहनत, ये चीज़ आप मद्देनज़र रख के, ज़हन में रख के फिर इस प्रोसेस में आए। ये कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि इधर आपने एजेंट को पैसे दिए और उधर आपको उसने डंकी लगवाई और आपको वो आधे पहुँचे आधे डूब गए। आधे पहुँचे आधे डूब गए। तो यूरोप में जो है ना वो
ले गया। हाँ। तो यहाँ पे इस प्रोसेस में जो लोग जाते हैं वो बाकायदा एक मुकम्मल प्रोटेक्टेड एक मुकम्मल सिस्टम के तहत जो है जाते हैं। एक तो वो डंकी वाला सिस्टम, एजेंटी वाला सिस्टम नहीं है। दूसरा इस प्रोसेस में कोई फ्रॉड नहीं है, कोई इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा यानी कि पैसा भी नहीं है क्योंकि लाखों करोड़ों रुपये दे दिया और बेचारा जलील होता रहा, वो भी नहीं है। तो इस प्रोसेस को मैं सिर्फ जो है इसकी जो थोड़ी खामी अगर आप इस प्रोसेस में कहें या इस प्रोसेस में आप कहें कि ये थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश है, तो उस प्रोसेस में ये है कि इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा सब्र, तहम्मुल और क्या कहते हैं इंतज़ार, ये इस प्रोसेस का जो है ना वो ज़्यादा आपको देखना पड़ता है। तो इस प्रोसेस में आने से पहले अगर आप ये कहेंगे ना कि आप अक्सर लड़के यहाँ पे मायूस इस वजह से होते हैं कि वो कहते हैं जी हमने कोरिया के लिए अप्लाई कर लिया तो अब हम कोरिया गए, या वो घर वाले भी उनको जो है ना वो मोहल्ले वाले भी, घर वाले वो डील करने लग जाते हैं, मोहल्ले वाले भी कि बस ये अब कोरिया आज गया कि कल गया। तो बच्चा वो डिप्रेशन में के शिकार हो जाता है जब वो देखता है। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, आपने इस प्रोसेस को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है। और इसको हर किसी मतलब नहीं मतलब कि आपने अपने टेस्ट पास कर लिया और आपने ये सारा कुछ कर लिया तो आप कोरिया चले गए। तो आप हो सकता है आपका एक पहले साल ना हो, दूसरे साल आ जाए, तो हो सकता है आप उस लिस्ट में भी हो जो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसमें एक्सपायर भी, अगर 2 साल के अंदर आपका वीज़ा नहीं आता तो आप एक्सपायर भी हो जाते हैं। तो जो एक्सपायर हो जाता है डॉक्टर साहब, क्या वो दोबारा अप्लाई कर सकता है? हाँ बिल्कुल, वो जब तक 39 साल 40 साल तक नहीं होता वो जितनी मरतबा मर्जी अप्लाई करे, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस जो है ना वो फिर आप ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस प्रोसेस में आने से पहले कि ये चीज़ें हमें फेस जो है ना वो करनी पड़ती हैं। और अब इस वजह ये होती है कि इस प्रोसेस में आने से पहले लोग ये ज़हन बिठा लेते हैं कि हम जो है ना वो पता नहीं कोरिया जिस दिन नाम आया कुरंदाजी में सारे काम छोड़ दिए, अपना कारोबार बिजनेस जॉब जो कर रहा था हाँ। वो सारे छोड़ दिए कि बा मैं तो कोरिया चला पाया। वो जब नहीं होता तो फिर अगर बंदा अपना काम साथ कंटिन्यू करता है, जस्ट अपॉर्चुनिटी में इसको लेता है और चला जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं भी जाता इन केस तो फिर भी उसने कुछ सीखा ही, मतलब एक लैंग्वेज भी सीख ली और उस प्रोसेस में उसकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई। और क्या एक बार जो कोरिया से लड़के आ जाते हैं, 5 साल गुजारे पैसे शैसे लेके पाकिस्तान आ गए, क्या वो दोबारा भी जा सकते हैं कोरिया? हाँ जी, उसके 2 तरीके होते हैं। एक वो लोग जो वहाँ पे 5 साल रहते हैं और एक ही कंपनी में काम करते हैं, या उसका अभी क्राइटेरिया जो आखिरी कंपनी में कुछ पीरियड है वो इकट्ठा करके आते हैं साल या उससे ज़्यादा। तो एक सूरत में होता है कि वहीं से उसको वर्क परमिट जो है ना वो कंपनी दे जाती है, वो यहाँ पे ओवरसीज में जमा कराता है और बगैर टेस्ट के वो कोरिया दोबारा चला जाता है विद इन 3 मंथ। लेकिन अब एक और प्रोसेस है कि अगर वहाँ से आप आ जाते हैं कोरिया में और आपकी जो एज है वो 39 साल 40 साल नहीं हुई, लेकिन इस प्रोसेस में आपको बताऊं जी पिछले बार जहाँ से वर्क परमिट लेकर आते हैं वो आपकी उम्र आपकी 40 साल ज़्यादा भी है। फर्ज करें कोई ऐसे लड़के जाते हैं जो 38 साल 39 साल 37 साल में जाते हैं, 5 साल के बाद उनकी एज तो 43 होगी ना। तो वो अक्सर ये कंसेप्ट जेन में ये बैठा होता है कि वहाँ पे शायद चूँकि 40 साल ही एज लिमिट है, 40 साल वर्क परमिट की नहीं है, 40 साल टेस्ट की एज लिमिट है। तो इट्स मीन वहाँ से अगर आप वर्क परमिट आ जाएंगे तो आप दोबारा उसी कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप आ जाते हैं और आपकी उम्र 40 साल से कम है लेकिन उस क्राइटेरिया पे आप पूरा नहीं उतरते, तो उसमें फिर ये होता है कि आप जो है वो यहाँ पे टेस्ट दोबारा देते हैं, उसको स्पेशल टेस्ट कहते हैं। स्पेशल टेस्ट एक अलग होता है, तो उसके लिए आप वो हर साल जो है ना वो होता है। तो वो लड़के जो रिटर्न नहीं होते हैं वो उस टेस्ट में पास करते हैं, फिर वो जो पहला अपॉर्चुनिटी होती है उस वही कंपनी जो है वो जिस कंपनी में वो छोड़ के आए वो कंपनी आपको दोबारा बुला सकती है। अगर वो फ़र्ज़ करें आपको कंपनी नहीं बुलाती तो फिर आपको कोई और कंपनी भी जो है ना वो सिलेक्ट 2025 के लिए अलग कोटा में जो है ना वो 7,000 लड़कों का अलग कोटा रखा हुआ है कि ऐसे लड़के जो दोबारा जो अपनी कंपनी जिनको नहीं बुलाती उनको कोई और कंपनी में भी जो है ना वो जॉब मिल सकती है, तो बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन ये एक क्राइटेरिया एक प्रोसेस के तहत जो है ना वो जा सकते हैं। डॉक्टर साहब मेरे व्यूवर्स, मैंने आपको पहले बताया, जवान हैं, शरारती हैं, उनके क्वेश्चन बड़े अजीब होते हैं। अभी फिर मुझे एक क्वेश्चन कान में उन्होंने भेजा है, वो कहते हैं कि क्या शादी जो है वो कोरिया जाने से पहले कर लेनी चाहिए या फिर कोरिया से वापस आकर करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप कोरिया से वापस आएंगे ना और आपकी जेब में 50-60 लाख रुपए होगा, फिर इस्तिखारा भी ठीक आ जाएगा। अगर जाते हुए कराएंगे ना तो इस्तिखारे में मसले हो जाएंगे। अगर तो देखें अगर तो आप शादीशुदा है फिर तो साथ ज़ाहिर है आप जो है ना वो मजबूरी है आप लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं हम जो है ना वो शादी, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपकी एज अभी है और आप शादी जो है ना अभी नहीं हुई तो आप कोरिया से वापस आके करें या कोरिया के दरमियान भी आपको आखिरी सालों में कर सकते हैं।
लेकिन आप शुरू में जो है ना वो शादी करके चले जाएं और 2-3-4 साल वापस ही ना आए, क्योंकि मोस्टली लड़के जो होते हैं ना वो यंग एज में जाते हैं, जो आपके नौजवान हैं वो जाते हैं 23 साल की उम्र में, तो वो 4 साल 5 साल छुट्टी भी नहीं आते। तो ऐसे लड़के होते हैं, वो छुट्टी वो आता है जिसकी शादी हुई होती है और बच्चे होते हैं, तो वो फिर खुश होती है कि हर साल मैं जो है ना वो चक्कर लगाऊं। तो बेहतर है कि आप जो है ना वो, अगर आपकी एज है और आप अभी वहाँ पे तो 4-5 साल लगा के फिर आके शादी करें, ताकि इस्तिखारा भी ठीक है और अच्छा रिश्ता भी मिल जाए। तो ये वाला जो है ना वो। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि अब 2025 आ रहा है, फिर उसके बाद 2026 स्टार्ट होने वाला है। कुछ लोगों को अब इस प्रोसेस का पता चलेगा और कुछ लोग अप्लाई कर चुके हैं, अब उन्होंने इससे आगे जाना है। तो जिन लोगों को अब पता चला है उनके लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कब होगी और वो कैसे कर पाएंगे, और जिन लोगों ने पहले अप्लाई कर दिया है वो कहाँ पर क्लासेस शुरू कर सकते हैं, और क्या उन्होंने जब एकेडमी सेलेक्ट करनी है, जब टीचर सेलेक्ट करना है, तो क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए। बेशक वो जिस शहर में मर्जी पढ़ना चाहें, जिस शहर में मर्जी हैं, ये चीज़ें उनको देखनी चाहिए ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ टीचर आर एकेडमी, वो बता दें काइंडली। और दो जो अब लोग अभी देख रहे हैं, अभी जान रहे हैं इस प्रोसेस के बारे में, उनकी अपॉर्चुनिटी का बता दें। जो नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है उस तो मेरे ख्याल में अभी 2025 की तो ये रजिस्ट्रेशन होगी, वो 2026 में ही आएगी, सही, या 2025 के लास्ट में आ सकती है। लेकिन जो 2025 में जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, वो मतलब आज तो लास्ट डेट है, तो उनका जो बेल्टिंग होगी या उनका जो नाम अनाउंस होना है वो 11 अप्रैल को होना है। सही। तो मैं ये कहूँगा कि 11 अप्रैल के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन जो बाकायदा रजिस्ट्रेशन होगी, जो ओवरसी के दफ्तर में ऑफिस में जाके करेंगे, वो 14 से लेकर मेरे ख्याल में 23 तारीख तक है, 23 अप्रैल तक। सही। तो लेकिन वो उस रजिस्ट्रेशन का इंतजार न करें, जैसे ही उनका नाम आता है तो वो इंस्टीट्यूट जो है ना वो ज्वाइन कर लें। इंस्टीट्यूट याद रखें, ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें, ऐसे टीचर को ज्वाइन करें जिसकी क्वालिफिकेशन वाकई कोरियन लैंग्वेज में उसका एक्सपीरियंस है और वाकई वो क्वालिफाइड है। अब होता यह है कि मोहल्लों में, बैठकों में लोग जो है ना वो टीचरों के पास फीस देना, वो 18-20 हज़ार रुपये में पढ़ा देते हैं। तो होता यह है कि वो 18-20 हज़ार रुपये में जो पढ़ा देते हैं, वो आपको इल्म देने के बजाय, उस टेस्ट पास करने के बजाय आपका वक्त और टाइम जो है ना वो पैसा ज़ाया कर बैठते हैं। क्योंकि आपका नाम आ गया, ये अल्लाह की तरफ से आपकी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। अब अगर उस अपॉर्चुनिटी को आप फेल होकर ज़ाया कर देंगे तो इससे बड़ी बदकिस्मती नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, आपके करीब अगर कोई आपके शहर में, आपकी सिटी में है, तो आप उस जो है ना वो अगर कोई अच्छा टीचर है, हर जगह पे जो है ना वो बहुत सारे एकेडमीज़ हैं, अच्छी एकेडमीज़, तो आप उसको जो है ना वो कोशिश करें कि वहाँ ज्वाइन करें आप। अब मैं ये नहीं कहता कि आप जो है ना वो मेरे पास हैं मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपका अच्छा, आप जहाँ जिस टीचर आप जो क्वालिफाइड है, जिस कि आपका दिल मुतमईन है इंस्टीट्यूट पे, तो वहाँ पे कोशिश करें वहाँ पे। अगर आप कहते हैं कि जो नहीं कि हमने जो है इस्लामाबाद में आना है, क्योंकि यहीं पे रजिस्ट्रेशन वगैरह यहीं पे, तो मोस्ट वेलकम। प्रीवियस रिजल्ट्स देखें, आप प्रीवियस रिजल्ट देख लें, प्रीवियस रिजल्ट देख के आप जो है ना वो आना चाहिए। हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और प्रीवियस रिजल्ट भी आप जो भी कोरिया से जो रिलेटेड है लोग वो जानते हैं। टीचर भी देखें जिन्होंने कोरिया का कभी मुंह नहीं देखा, मेरी तरह कभी वीजा ही नहीं लगा, वो टीचर बने हुए हैं। टीचर बने, ठीक है। या 2 बार जो फेल हुआ है वो भी टीचर बने। असल में ये होता है कि जो लड़के जो है ना वो इसी तरह एकेडमीज इंस्टीट्यूट जो है ना वो, अभी मेरे पास मुझे कॉल आती हैं, हाँ इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से, पता नहीं कहाँ से कॉल आ रही है, सर हमें टीचर दे, क्योंकि वो एक आ गया ना, एक वो सीजन आ गया। तो अब वो कहते हैं सर जिसको जैसी भी है कोई, आपको वही थोड़ी बहुत तो आपका स्टूडेंट ऐसा होगा ना कि जिसको यार मैं, तो मुझे बताएं, हमें कॉल नंबर दें, हम उसकी अकेडमी जो एडमिशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी मुझे कल रास्ते पे 2-3 बंदों की कॉल आई है, मैं गांव से वापस आ रहा था, कि सर हमें जो है ना वो टीचर दें, हम कोरियन लैंग्वेज के, जो कोरियन लैंग्वेज को पढ़ा सकते। मतलब थोड़ा सा 5-7 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे, चेयर्स रखी, बोर्ड शोर्ड लगाया, एडवर्टाइजमेंट की, एक बाटा सा टीचर पकड़ा, वो कर लिया और बिजनेस शुरू। मतलब लोगों के फ्यूचर से आप खेलने शुरू हो जाते हैं लोग। वो मतलब लोग खुद भी, लोगों को सोचना चाहिए कि आप जो है ना वो इन चीज़ों में जो है ना वो आपको देखना चाहिए। आप तो सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया से। मेरा ग्रुप है फेसबुक का सबसे बड़ा KLT ग्रुप, तकरीबन 1 लाख के करीब उसके मेंबर है। KLT उसका नाम है, KLT कोरियन लैंग्वेज टेस्ट। 1,99,700 मेंबर, 300 मेंबर है क्या, इंशाल्लाह वो हो जाएगा अभी इस महीने में।
तो वो मतलब 1 लाख होने वाला है। तो उसमें हर सिर्फ कोरिया के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन करें। तो आप इस्लामाबाद में जो है ना वो मोस्ट वेलकम, मेरा इंस्टीट्यूट है सीएल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस खानापुर इस्लामाबाद में, तो आप ज़रूर विजिट करें, उसमें आएँ। एडमिशन जो है ना वो 11 से स्टार्ट है क्लासेस मेरी, सुबह से लेकर इवनिंग तक, सुबह 8:30 बजे स्टार्ट हो जाएगी और शाम 8 बजे तक जो है ना वो क्लासेस चलेंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप भी कोई और लड़के छड़के तो नहीं आपके पढ़ाने लग जाते या आप खुद पढ़ाते हैं? नहीं, मैं खुद ही पढ़ाता हूँ। मेरा ज़हन नहीं मुतमईन होता, मैं स्टूडेंट्स को जो है ना वो जब तक खुद नहीं पढ़ाऊँ ना, तो मुझे वो मेरा मुतमईन नहीं होता ज़हन कि यार ये इसको मतलब वरना बड़ा आसान है, 2 लड़के रखे यार 40-50 हज़ार पे और जनाब पढ़ाना शुरू कर दें। शुरू कर दें। नहीं ऐसा, मेरी कोशिश, मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो मुझसे भागते हैं पढ़ाई से। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो मैं पढ़ाया मैं आज ही याद करवा के इनको घर भेजूँ। हाँ। तो जो है ना वो टीचर एक स्किल भी होता है और एक प्रोफेशन भी होता है और एक पैशन भी होता है। तो मेरा जो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज भी मिल जाती हैं इधर? हाँ जी, तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वहाँ पे खानापुर में बहुत सारी लड़के अक्सर में हॉस्टल में रहते हैं, महीना के रहते हैं, फिर उसके बाद महीने के बाद लड़के खुद ही मास्टर रहते हैं, खुद ही बैठक बूठेंगे इधर बहुत ज़्यादा होती हैं। वो ढूंढ ढांड के 7-8 10 हज़ार रुपये में 4 5 लड़के जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं, बड़े सस्ता में पड़ जाता है यहाँ पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया और बड़े अच्छे से गाइड किया लोगों को, और ये सदका जारी है, मतलब लोगों को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए बेहतरी का सबब बने। और कारोबारी पॉडकास्ट का मकसद ही है कि वो इन्फॉर्मेशन लोगों को देना फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है कि हम जो है खुद से ये तमाम चीज़ें लोगों तक ला रहे हैं ताकि चले लोगों की बेहतरी हो जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आखिरी बात, एक बात कि जो लड़के अप्लाई करते हैं इनको ये मैं एक टिप देता हूँ कि जो अपना बिजनेस, जो अपना कारोबार कर रहे हैं वो जारी रखें, उसको नहीं छोड़ना। हाँ जी, आपका जब वीज़ा आए तो फिर आप चले जाइए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।